हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज नंबर आपको देखने को मिलेगा। ये सीसैट का टेस्ट है, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे फ्रेंड थे वो कह रहे थे कि सर सीसैट के भी 2-3 टेस्ट करवा दीजिए। तो आज एक हम करवा देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि अगला हम करवा देंगे 30 या 1 में, ठीक है। तो 2 टेस्ट करवा देंगे, काफ़ी रहेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत इससे ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारे फिर कल से अपना फिर से वही शेड्यूल में आ जाएंगे जो हमारा पहला शेड्यूल हुआ करता है, कि जो हम जीएस के जो टेस्ट सॉल्व करते हैं, जो हमारा अभ्यास टेस्ट हैं, ठीक है, उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसको जो है देख सकते हैं। और इससे पहले जो चैनल पर नए हैं, जो लोग नए विजिट कर रहे हैं, वो लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारे जीएस के टेस्ट हमने विजन के बना दिए हैं, ठीक है। सेक्शनल वाइज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, और हमारे जो फुल जीएस के टेस्ट हैं वो भी हैं, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। और गाइज, लाइक ज़रूर किया करो। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। तो मतलब वीडियो बनाने में भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। तो आप लोगों को लाइक भी करना है, क्योंकि यार मेहनत लगती है। आप लोग तो जानते ही हो कितनी मेहनत लगती है, फिर भी आप लोगों से क्या बताना है इसके बारे में, ठीक है। तो आप लोग समझदार हैं, इन चीज़ों को आप लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है अपने। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है कि एक वायरस प्रत्येक दिन 2 मिनट में स्वयं को विभाजित करके प्रत्येक 2 मिनट में स्वयं को विभाजित करके प्रजनन करता है, ठीक है। यदि इसकी मृत्यु दर नगण्य है, तब निम्नलिखित में से कौन सा वक्र वायरस की जनसंख्या वृद्धि को दर्शाएगा। तो देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि मतलब प्रत्येक 2 मिनट में, मतलब तो हम ये कह सकते हैं कि 2n का जो फार्मूला है उसमें लगा सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा एक वायरस है, ठीक है, वो 2 मिनट में डिवाइड होगा, तो 2 मिनट में डिवाइड होगा तो ये होगा 2 हो गए, ठीक है। फिर 2 मिनट में डिवाइड होगा तो 2 × 2, तो हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। इसी तरह ये मतलब हो जाएगा। तो देखो, 2 मिनट में एक बार डिवाइड होता है, तो इसको मतलब 2 हो गया। उसके बाद अगर हम करेंगे तो ऐसे 2 × 2 हमारा ये 4 हो गए। अब 2 × 2 हो गए तो 4 हो जाएगा। फिर 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, और फिर 8 16, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ऐसे मतलब डिवाइड होते रहेंगे ये। तो मतलब ये एक्सपोनेंशियल बढ़ेंगे, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जो ये हमारा वक्र दिख रहा है डी वाला, ठीक है, यही हमारा होगा। क्योंकि ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मतलब गुणा के आधार पे बढ़ रहे हैं, मतलब एक गुणज में बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ उसमें एक इवन नंबर में एक गुणन के आधार पर बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, ना कि ऐसे या ऐसे, ठीक है। तो पहले तो शुरुआत में बहुत कम बढ़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जैसे 8 तक तो कम बढ़ेंगे। फिर 8 दूनी 16, मतलब एकदम नंबर बढ़ गया। 16 दूनी 32, 32 मतलब बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ गया। 32 दूना 64, 64 दूना 128। इस तरह से मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। थोड़ी दूर तो हमारा सही चलेगा, लेकिन उसके बाद बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। इसका हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित आलेख यानी ग्राफ दिया गया है। तो 2018 और 19 के अलग अलग माह में विभिन्न डिजिटल भुगतान प्रणालियों यानी यूपीआई, क्रेडिट कार्ड और ई वैलेट के माध्यम से की जाने वाले लेन देन के मूल्य को दर्शाया गया है, ठीक है। इसको ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और इसके पश्चात आने वाले प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है। तो यानी ई वे वॉलेट और क्रेडिट कार्ड और तुम्हारा जो यूपीआई है, इसके बारे में बताना है 18-19 में जो लेन देन हुए हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा इसमें स्टेटमेंट सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं क्या मतलब है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है, दी गई समयावधि के दौरान यूपीआई से की जाने वाली लेन देन ई वैलेट को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। सेकेंड वाला है कि हमारा फरवरी 2019 तक क्रेडिट कार्ड लेन देन का मूल्य यूपीआई के लेन देन के आधे से कम हो गया है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है। तो देखो, इसमें ये आपको दोनों हमको लगता है सही है, क्योंकि देखो ये ग्राफ है। तो इसमें देखो 2018 में ये देखो इसने पीछे छोड़ दिया। फरवरी में इन्होंने कहा, तो अप्रैल माह में है, तो ये देखो फरवरी माह में इन्होंने छोड़ दिया इसको है, ठीक है।
ये मतलब यूपीआई जो है हमारा बढ़ गया। देखो यूपीआई का ये साइन है और क्रेडिट कार्ड और ई वैलेट का है, ठीक है। तो इसमें जो ये कहा गया है कि आधे से अधिक वाला ना, ये वाला ऑप्शन, तो हमारा देखो इसमें कहा गया है कि क्रेडिट कार्ड लेन देन का मूल्य यूपीआई के लेन देन के आधे से भी कम हो गया है। तो देखो ये देखो आधे से भी कम हो गया, लेकिन यूपीआई का लेन देन बहुत तेज़ी से बढ़ा है। मतलब कितना था, 27,022 था, ठीक है। उसके बाद 1,06,009 हो गया है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ा है। लेकिन ये फर्स्ट वाले में कहा गया है कि यूपीआई से की जाने वाली लेन देन ई वॉलेट के पीछे छोड़ दिया है। तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट हमारे ये सही हो जाते हैं, ठीक है। पैराग्राफ जो ये ग्राफ का हम अध्ययन करते हैं, इसके आधार पर ये निष्कर्ष दोनों निकाले जा सकते हैं और दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड। इसमें देखो एक घन दिया गया है, ठीक है। इसकी ठोस आकृतियाँ दी गई हैं और उसके बारे में बताना है कि जो ये डेल्टा इसका जो साइन है, ठीक है, ये डेल्टा जो साइन है इसके विपरीत कौन सा प्रतीक दिखाई देगा। तो देखो इसमें गाइज कुछ ज़्यादा इसमें होता नहीं है। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे जो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा जो साइन है इसके विपरीत जो होगा, वो जहाँ पे डेल्टा होगा उसके जो ये फलक होंगे उस पर दिखाई नहीं देगा, ये समझ लो। ये सिंपल ट्रिक याद रखनी है। तो देखो इसमें क्या करता है, देखो इसमें डेल्टा में देखो बीटा भी है, अल्फा ये वर्ग है, ये भी नहीं आ सकता इसमें, ठीक है, और अल्फ़ा भी नहीं आ सकता, बीटा भी नहीं आ सकता। तो एलिमिनेटेड मेथड से भी लगा सकते हैं, उसके बाद इसको कंपैरिजन करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम देखेंगे दो साइन किस में हमारे मिल रहे हैं। तो देखो आपको देखने को मिलेगा, देखो ये आपको बीटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बीटा है और मतलब वर्ग दिया हुआ है और बीटा साइन है, ठीक है। उसके बाद डेल्टा है और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देखो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा है, उसके बाद बीटा है और वर्ग है। तो देखो वर्ग को हम वर्ग से मिला देंगे तो इसका साइन सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका विपरीत कोई दूसरा हो नहीं सकता, उसका सेम आएगा। उसके बाद बीटा को हम बीटा में मिला देंगे। लेकिन जो ये हमारा अब बच गया कौन सा गया कि जो डेल्टा बच गया, तो डेल्टा का विपरीत जो साइन होगा ये हमारा जो है डॉलर का साइन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अगर एलिमेंट्री मेथड से लगाएंगे तो देखो जो ये तो मतलब पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड अगर हम बात करें तो इसमें देखो इसमें बीटा और अल्फ़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी हमारा कट जाएगा, ठीक है। वर्ग भी कट जाएगा क्योंकि ये इसका साइन है नहीं। तो इसके बाद आया क्या तुम्हारा अल्फ़ा बचेगा, तो मतलब हैश टैग बचेगा। तो ये भी इसमें इसमें कोई मतलब इसमें और इसमें कोई मतलब साइन मिल ही नहीं रहा है। तो हमारा जो है ये तो एक मतलब अलग हो गया, तो ये तो पहले ही कट गया हमारा। तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन सही हो गया, मतलब डेल्टा के जो विपरीत फलक के विपरीत आएगा, अपोजिट साइड में आएगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा जो ये क्यूब का जो ये डॉलर है, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है मतलब परिच्छेद दिया गया है, उसके बारे में बताना है। ये गाइस थोड़ा सा सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो फर्स्ट है कि केजुआइन प्रायद्वीप, जो केजुआइना प्रायद्वीप है, ठीक है, भारत में एक महत्वपूर्ण पौधे के रूप में उभरा है, ठीक है। केजुआइना पौधे जीवाणु के सहजीवी संबंध के माध्यम से वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और उच्च कैलोरी केजुआइना की लकड़ी जो होती है वो उष्ण कटिबंधों में एक प्रसिद्ध जलावन लकड़ी है, ठीक है। भारत में केजुआइना जो केजू रायना होता है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा 19वीं शताब्दी के दौरान प्रचलित हुआ था, ठीक है। मतलब उससे पहले नहीं था हमारे यहाँ, 19वीं शताब्दी। देखो आंसर यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ से मतलब पढ़ते ही आपको ध्यान रखना है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। तो अब मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में असंगठित तटीय रेत के साथ साथ अच्छी जल निकास वाली मृदाओं में ये आपको लगभग आधे मिलियन हेक्टेयर में इसकी कृषि की जाने का अनुमान है। ईंधन के अतिरिक्त इसकी लकड़ी बड़े पैमाने पर केजूराइना कागज़ के निर्माण में उपयोग किया जाता है और बायोमास पर आधारित जो विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है, उसके लिए अधिमान्य विकल्प है। और यह तटीय क्षेत्रों में जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें वातरोधी यानी वायुरोधी, ठीक है, वायुरोधी कृषिगत फसलों की सुरक्षा के लिए बाड़ा विकसित करने के लिए उपयोगी की जाने वाली प्रमुख प्रजातियां हैं। तो देखो इसका कितना काम है, बायोमास से जो इसका है उससे विद्युत उत्पादन भी किया जाता है, फसलों की सुरक्षा होती है और इससे जो है जलावन की लकड़ी भी प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो मतलब बहुत चीज़ें मतलब इससे हो रही हैं केजूराइना से। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, 6 ही ना कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें कहा गया है कि
केजुराइना पौधों के लिए उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तो प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये बताना है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है हमारा कि फर्स्ट स्टेटमेंट है केजुराइना भारत की विदेशी प्रजाति है, ठीक है, मतलब भारत की देशज प्रजाति है। और सेकेंड है कि इसमें विभिन्न पर्यावरणों में उगने के लिए व्यापक अनुकूल क्षमता विद्यमान है। और थर्ड है कि केजुराइना अनेक अंतिम उपयोग एवं सेवाएं, जो केजुराइना अनेक अंतिम उपयोग एवं सेवाएं प्रदान करने वाले पौधों का बहुउद्देशीय बहुउपयोगी समूह है। तो देखो बहुउपयोगी तो हो ही गया, क्योंकि देखो कितना बायोमास में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फसलों की सुरक्षा में कर रहे हैं, जलावन लकड़ी उससे प्राप्त हो रही है हमारी, तो वो तो हमारा बहुउद्देशीय तो हो ही गया। तो हमारा फर्स्ट वाला ये थर्ड वाला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड भी सही है, क्योंकि विभिन्न पर्यावरण में उगने के लिए व्यापक विद्यमान है, क्योंकि देखो 19वीं शताब्दी से पहले यहाँ नहीं था, मतलब ये विदेश से आया है, ये देशज नहीं हो सकता, तो देशज नहीं है। और मतलब जब विदेश से आया है तो विभिन्न पर्यावरण में उगने के लिए व्यापक अनुकूल क्षमता भी उसमें विद्यमान होगी। तो जो इसमें बताया गया है पैराग्राफ में, देखो गाइज इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ के अनुसार ही थोड़ा सा आपको आंसर देना होता है, ना कि अपने पास से। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं, क्योंकि ये विदेश से आया है तो भारत में उग रहा है, मतलब ये विभिन्न पर्यावरणों को अडेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, 2 और 3, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है और ए वाला हमारा मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है हमारा दूसरा हमारा परिच्छेद है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, यानी पैराग्राफ दिया हुआ है। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें कहा गया कि भारत जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है, निरपेक्ष आकार के संदर्भ में समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य बन सकता है, ठीक है, किंतु देश के भीतर आर्थिक अभिसरण अब भी दूर की कौड़ी है। मतलब आर्थिक अभिसरण जो है वो अब भी दूर की कौड़ी है, क्योंकि निर्धन राज्य पिछड़े हुए हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल को ज्ञात हुआ है कि हाल ही के वर्षों में अंतर राज्य असमानताएं व्यापक हुई हैं और निम्न आय वाले राज्यों ने भिन्न भिन्न वर्षों में राष्ट्रीय औसत से अधिक सुदृढ़ आर्थिक समृद्धि दर्ज की है, ठीक है। और वास्तव में जो उत्तर भारतीय राज्य बिहार इस वर्ष 17 गैर विशेष श्रेणी राज्यों में सर्वाधिक तीव्रता में वृद्धि करने वाला राज्य था, ठीक है, किंतु ये राज्य अभी भी समृद्ध राज्यों से अपने अंतर को समाप्त करने में विफल रहे हैं, क्योंकि समय के अनावृत अवधि में स्वस्थ समृद्धि दर बनाए रखने में सक्षम नहीं है ये, मतलब जो राज्य हैं। और उदाहरण के लिए गुजरात जैसे समृद्ध राज्य निरंतर आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और अन्य राज्यों को अपना अंतराल बढ़ाने में सफल रहे हैं। तो इसमें अब बताना है कि जो मतलब इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो आर्थिक समृद्धि के बारे में, तो हम देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम आंसर निकालेंगे उसी के आधार पे, ठीक है। तो हमारा कौन सा सर्वाधिक निहितार्थ इसमें हो सकता है, और गाइज इसमें सबसे अच्छा देखना है ना, कि मतलब सही तो कई हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा देखना है कि हमको कौन सा सबसे अच्छा मिल रहा है और किसको हम निकाल सकते हैं उस आधार पे जो पैराग्राफ में दिया गया है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन की, जैसा कि बिहार में देखा गया है कि आर्थिक समृद्धि से कभी भी आर्थिक अभिसरण नहीं प्राप्त किया जा सकता, ठीक है। सेकेंड है कि जो निर्धन राज्य उच्च समृद्धि दर नहीं प्राप्त कर सकते। और जो ये कहा गया है कि सी वाला ऑप्शन आर्थिक अभिसरण प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भारत सर्वाधिक तीव्रता से विकसित करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन नहीं पाएगा, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर सही है ये बताना है। तो देखो इसमें कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है इसमें, तो डी वाला ऑप्शन सही हो गया, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है कि कहा है कि यदि आर्थिक अभिसरण प्राप्त नहीं किया जा सकता तो भारत सर्वाधिक तीव्रता से विकसित करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता, ये कहा गया है। तो ऐसा क्यों है? भारत ने तो मतलब कुछ राज्य ऐसे हैं जो मतलब बिहार जैसे राज्य हैं जो अच्छी वो मतलब परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, फिर भी हमारा देखो स्टेटमेंट में कहा है कि भारत जो विश्व की सर्वाधिक तीव्र वृद्धि की बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था में निरपेक्ष आकार के संदर्भ में समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं के समतुल्य बन सकता है। तो इसमें कहा गया है ना, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि सारे राज्य ऐसे हैं, क्योंकि अब देखो गुजरात हो गया या अन्य जैसे राज्य हैं, साउथ के राज्य हैं, ठीक है, इनमें देखने को मिलेगा। तो ये ऐसा नहीं है कि केवल एक ही के आधार पे हम ऐसा डिवाइड कर देंगे कि नहीं ये समृद्धि नहीं हो सकती, तो ऐसा नहीं है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। और ये जो कहा गया है कि राज्य उच्च वृद्धि दर नहीं, निर्धन जो राज्य हैं उच्च वृद्धि दर नहीं प्राप्त कर सकते, तो
बिहार ने किया तो है, पैराग्राफ में तो बताया गया है कि बिहार ने उच्च समृद्धि दर की है। लेकिन हाँ ये है कि वहाँ बाढ़ आती रहती है या मतलब कोई सिचुएशन रहती है तो बराबर निरंतर नहीं बनाए रख सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी उच्च वृद्धि दर नहीं हो सकती, तो ये भी गलत है। और ये कहा गया है कि आर्थिक समृद्धि दर कभी भी अभिसरण प्राप्त नहीं कर सकती, तो ये भी गलत है। ये भी तो ये साफ साफ स्टेटमेंट में दिया गया है, ठीक है। क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, प्राप्त कर सकते हैं भाई, आर्थिक समृद्धि दर कभी भी ऐसा तो देखो एक्सट्रीम कोई पोजीशन जो बताई जाती है वो हमेशा गलत होती है, जैसे केवल या सभी या कभी भी या असंभव, ये चीज़ें जो होती है ये मतलब हमेशा गलत वाली होती है, ठीक है। तो हमारे जो है डी वाला इसमें केवल ऑप्शन सही है और सारे के सारे गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी हमारा एक पैराग्राफ के आधार पर सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें इसी पैराग्राफ के आधार पर बताना है कि आर्थिक अभिसरण से संबंधित जिसके संबंध में लेखक द्वारा चर्चा की गई है। तो बताना है कि आर्थिक जो अभिसरण है वो क्या है, मतलब बताना है। तो फर्स्ट है हमारा कि किसी विशेष राज्य के समृद्ध और निर्धन लोगों के मध्य विद्यमान अंतराल को कम करना है, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के मध्य विद्यमान अंतराल को कम करना है। और थर्ड है कि भारत में जो समृद्ध और निर्धन राज्यों के मध्य अंतराल को समाप्त करना है। तो इसके बारे में जो बात बताया गया, तो देखो ये तो इसमें कहा गया है कि समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा चाहिए कि भारत में समृद्ध और निर्धन राज्यों के मध्य अंतराल को समाप्त करना है, क्योंकि इसीलिए देखो किसी को किसी राज्य को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, तो इसमें और इसमें भी मेंशन किया गया है पैराग्राफ में भी हमारे, ठीक है। इसमें भी कहा गया है कि सक्षम बनाना मतलब सक्षम नहीं है, मतलब उदाहरण के लिए उनको अवधि स्वस्थ बनाने के लिए जो समृद्ध राज्यों को अंतर समाप्त करने में विफल रहे हैं, तो मतलब उनको विफल रहे हैं तो उन वो क्यों विफल रहे हैं, उनको कैसे मतलब बनाया जाए, ठीक है। तो ये वाला तो इसमें स्टेटमेंट साफ साफ दिया हुआ है, तो ये तो हमारा सही हो गया, ठीक है। लेकिन जो कहा गया है इसमें सेकेंड वाले स्टेटमेंट में तो ये गलत है। ऐसा तो उत्तर दक्षिणी राज्यों का के बारे में कोई मेंशन नहीं किया गया है इस पैराग्राफ में, लेखक ने ऐसा तो कुछ भी इसमें राइटर ने नहीं बताया कि उत्तर या दक्षिणी राज्यों के बारे में। ये तो निर्धन और मतलब उनकी समृद्धि दर के बारे में बताता है, ना कि मतलब उसके बारे में, ठीक है। और फर्स्ट वाला भी सही है, गलत है, क्योंकि किसी भी विशेष राज्य के समृद्ध और निर्धन लोगों के मध्य विद्यमान अंतराल को कम करना है। तो ये भी ऐसा कुछ इसमें कम करने के लिए नहीं कहा गया है कि अंतराल को कम नहीं, निर्धन लोगों के जो लोगों निर्धन लोगों की बात जो कर गई, तो लोगों को नहीं, वो निर्धन राज्य हैं उनके बारे में बात की जा रही है, ना कि निर्धन लोगों के बारे में, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट हमारा फिर से पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर थर्ड है, ठीक है। इसमें कहा गया कि हम ऐसी विद्यालय व्यवस्था से बहुत अधिक अपेक्षा कर रहे हैं जो लंबे समय से अल्प वित्त पोषित और अल्प समर्थित हैं, ठीक है। अल्प समर्थित हैं। हम विद्यालयों से असाधारण करने की अपेक्षा करते हैं, जबकि उन्हें साधारण कार्य के संसाधन देते हैं, ठीक है। मतलब संसाधन हम साधारण कार्य के देते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा है कि हम असाधारण कार्य करें विद्यालय, ये हम चाहते हैं, ठीक है। और जहाँ साधारण कक्षा में नियमित रूप से होता है, वहीं हमारे अधिकांश कुल परिणाम हमारी लक्षित उत्कृष्टता को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। स्नातक और कॉलेज मैट्रिकुलेशन दरें, मानकीकृत परीक्षण अंक और नागरिक सहभागिता, आर्थिक उत्पादकता, व्यक्तिगत और सामूहिक सुख, अल्प अत्यल्प नीति नियता विद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न मात्रकों से संबंधित परिणामों से संतुष्ट है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसका मुख्य संदेश क्या है, इसका इस मतलब परिच्छेद का यानी पैराग्राफ का। तो फर्स्ट है कि विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था से हमारी अपेक्षाएं पूर्णतया अवास्तविक और निराधार हैं, ठीक है। सेकेंड बी है कि लेखक द्वारा उल्लिखित विद्यालय व्यवस्था पर्याप्त रूप से वित्त पोषित या समर्थित होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड सी ऑप्शन है कि हमारा विद्यालयों का मूल्यांकन करने के लिए उचित मात्रिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है क्योंकि उन्हें डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत पहले ही कार्यान्वित किया गया है। डी है कि जैसा कि लेखक द्वारा उल्लेख किया गया है कि विद्यालयों से असाधारण परिणाम जो प्राप्त करना है वो असंभव है। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि असंभव है, जो असाधारण परिणाम है भाई प्राप्त किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता है।
जो मतलब उनके टीचर्स हैं, अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो क्यों नहीं हम असाधारण चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं। और इवन बहुत से विद्यालय हैं उसके एग्जाम्पल भी देखने को आपको मिल जाते हैं। तो ये तो हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। लेकिन सेकेंड वाला ये भी गलत है, क्योंकि डिजिटल इंडिया ऐसा तो पैराग्राफ में कोई डिजिटल इंडिया या मतलब ऐसा डिजिटल चीज़ों के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया है। तो ये भी गलत है। लेकिन सेकेंड बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, क्योंकि लेखक द्वारा उल्लेखित विद्यालय व्यवस्था पर्याप्त रूप से वित्त पोषित और समर्थित होनी चाहिए। ठीक है, ये तो मतलब कहा गया है कि उसमें समर्थित नहीं है, तो उसको जो है समर्थित करने के लिए वो इंगित करता है, एक मुख्य संदेश देता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला भी गलत है कि अपेक्षाएं पूर्णतः अवास्तविक या निराधार नहीं हो सकती, वे वास्तविक भी हैं। कुछ जो हैं जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो वास्तविक भी हैं और निराधार भी हैं, क्योंकि जो हम प्रोवाइड कराते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसके आधार पे तो मतलब एक परिणाम आना चाहिए, उसकी अपेक्षाएं तो पूर्ण ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, इसमें देखो इसमें क्या कहा गया है कि देखो इसमें तो ये हमारी पजल है। ठीक है, पजल तो हम बता देते हैं आप लोगों को। ठीक है, इसमें वरना इसमें इतना ज़्यादा हो नहीं पाएगा, इसमें थोड़ा सा, ठीक है, हम बता देते हैं। उसके बाद आप लोग इसको ट्राई करना। ठीक है, अपने आप से ट्राई करना तो ज़्यादा इस चीज़ों को समझ में आएगा। तो इसमें क्या होता है कि राहुल, आदित्य, मुकेश, प्रकाश, सत्यम और अवनीश 6 मित्र है। ठीक है, और ये टीवी कार्यक्रम की उनकी पसंदीदा शैलियाँ हैं, जैसे कार्टून है, डेली शोप्स है, रियलिटी शो है, गीत है, न्यूज़ है या फिल्में हैं। ये मतलब पसंद करते हैं वो लोग, और वो लोग 6 शहरों में रहते हैं, पुणे, दिल्ली, जयपुर, पटना, रांची, इलाहाबाद। ठीक है, लेकिन इनका ये क्रम ऐसा नहीं है जैसा इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और इन्होंने ये मतलब लेक्चरर हैं, ये पढ़ा सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, जैसे समाजशास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, अंग्रेजी है, राज्य व्यवस्था, इतिहास है और भूगोल है। इन सब्जेक्टों को पढ़ाते हैं। तो इनको अब आपको पजल के आधार पर दिए गए कुछ मतलब जानकारी दी गई है, उस आधार पर इनको मिलान करना है, उसके बाद आंसर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला है कि इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति इतिहास नहीं पढ़ाता है। तो देखो इसमें क्या करना है, एक मतलब कॉलम बना लेना है। ठीक है, कॉलम बना लेना है, उसके जो है ऊपर लिखना है कि कौन सी सब्जेक्ट है। ठीक है, पहले तो पर्सन लिखना है, पर्सन, उसके बाद आपको लिखना है कि जो कौन सा वो मतलब पसंद करता है, कि कौन सा शो पसंद करता है। ठीक है, तो लाइक क्या चीज़ करता है, उसके बाद उसकी सब्जेक्ट कौन सी है, और उसके बाद सिटी कौन सी मतलब सिटी में वो रहता है, तो इसके बारे में ये बताना है। उसके बाद 6 कॉलम बना लेंगे, सबके नाम लिख लेने हैं वहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 कॉलम बना लेने हैं और उसके नाम लिख लेने हैं। उसके बाद हमको क्या करना है कि देखो आदित्य हो गया। ठीक है, एक आदित्य है आपका, आदित्य देखने को नहीं, अवनीश है, अवनीश है एक। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा राहुल है, राहुल के बाद आपको मुकेश है। ठीक है, और आदित्य है, प्रकाश है, सत्यम, इतने लोग हैं। ठीक है, तो इनको बताना है कि कौन सा क्या क्या कार्य करना है। तो देखो जो कार्य मिल रहा है, ठीक है, उसके सामने वो लिखना है। और जो नहीं, जो कह रहा है कि जैसे जो व्यक्ति इतिहास पढ़ाता है उसे फिल्में देखना पसंद नहीं है। ठीक है, तो पहले छोड़ देना स्टेटमेंट है। जिस व्यक्ति को न्यूज देखना पसंद है वह जयपुर में भूगोल पढ़ाता है। ठीक है, तो ये भी अभी कोई हमको क्लू नहीं मिल रहा है किससे हम शुरुआत करें। तो उसके बाद क्या करें, अवनीश फिल्में देखना पसंद करता है और वह रांची या इलाहाबाद में नहीं पढ़ाता। इसके अतिरिक्त वह राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ाता है। तो अवनीश के बारे में अब लिख लेना है कि वो मतलब क्या पसंद करना है। तो फिल्में देखना पसंद करता है वो। ठीक है, तो अवनीश है, ये फिल्में देखना पसंद करता है, तो ये फिल्में देखना पसंद करता है, इसको लिख लिया। उसके बाद रांची और इलाहाबाद में नहीं है, तो इसका जो है बाहर साइन लगाना है। ठीक है, रांची और इलाहाबाद लिखना है, उसके फिर क्रॉस का साइन लगा देना है कि ये वहाँ नहीं रहता है। ऐसे करके हम लोग इस पजल को बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है इसको ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड हमारा छोटा पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे पूरा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम इसके आंसर बता दे रहे हैं और इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, तो थोड़ा सा उसको पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह ये मतलब ये ट्रिक होती, इस आधार पे आपको ये मतलब करना है जो मैंने बता दिया है, इसी आधार पे आपको पूरा ट्रिक निकालना है। ठीक है, और इसको देखो ये पजल जो होती हैं वो अपने आप ही लगाकर प्रैक्टिस की जाती है। अगर आप अपने आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे आप इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो पजल को तो अपने आप से ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम आंसर इसमें बता दे रहे हैं।
तो इसमें देखो पहला आंसर है कि गीत पसंद करने वाला व्यक्ति किस शहर में पढ़ाता है। तो देखो पटना है, रांची है, या पुणे है, या इलाहाबाद है। तो देखो जो आपको देखने को मिलेगा ये गीत जो पसंद करने वाला है, ठीक है। तो ये गीत वाला जो आपको देखने को मिलेगा ये हमारा इलाहाबाद में रहता है, ठीक है। और ये जो इलाहाबाद में रहता है ये आपको देखने को मिलेगा राहुल है, राहुल नाम का व्यक्ति है, ये इलाहाबाद में रहता है, गीत पसंद करता है, ये अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 9 क्वेश्चन नंबर, इसमें राज व्यवस्था कौन पढ़ाता है ये बताना है। तो देखो मुकेश, सत्यम और आदित्य, इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो देखो ऐसे जो पजल्स होती हैं उसमें निर्धारित तो हो ही जाता है, ऐसा तो ऑप्शन ये पहले ही कट जाएगा, ठीक है। और राज व्यवस्था कौन पढ़ाता है, तो इसमें देखो आपको देखने को मिलेगा ये सत्यम जो है, ठीक है। बी वाला ऑप्शन ये वाला सही है, सत्यम राज व्यवस्था पढ़ाता है और ये रियलिटी शो पसंद करता है और उसके साथ साथ जो ये पटना में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली, दिल्ली में पढ़ाने वाले व्यक्ति द्वारा कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। तो दिल्ली में कौन सा व्यक्ति पढ़ाता है, तो देखो ये अवनीश जो है, ठीक है, ये दिल्ली में पढ़ाता है और ये समाजशास्त्र आपको देखने को मिलेगा पढ़ाता है, ठीक है। तो यार बी वाला ऑप्शन सही हो गया और ये फिल्में देखना पसंद करता है, इसका तो पहले ही डिक्लेयर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि 11 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि पुणे में पढ़ाने वाला व्यक्ति टीवी कार्यक्रम की किस शैली को पसंद करता है। तो देखो रियलिटी शो है, डेली शॉप्स है, गीत है, या कार्टून है। तो देखो जो पुणे में रहता है उसके बारे में, तो ये मुकेश है जो पुणे में रहता है और ये आपको देखने को मिलेगा कार्टून पसंद करता है, ठीक है। तो हमारा जो है सही हो गया बी डी वाला ऑप्शन, कार्टून पसंद करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो ये अब दिशा के आधार पर दिया गया है। तो अभिषेक पूर्व में खड़ा है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखो देखो इसमें क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट ये होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, इस आधार पे हम इसमें जो है डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें क्या कहता है कि जैसे ये हमारा ये बिंदु है एक, ठीक है, यहाँ पे वो पूर्व में खड़ा हुआ है, फिर कहा है कि उसी दिशा में 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर चल लिया पूर्व में, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वह फिर बाईं मुड़ता है, तो अपने ये बाईं मुड़ेगा तो इस तरफ जाएगा, ये 15 किलोमीटर जाएगा आप, ठीक है। तो ये 15 किलोमीटर इसका हो गया। उसके बाद कहा गया है कि ये बाईं ओर 15 किलोमीटर चलता है, उसके पश्चात वो दक्षिणावर्त दिशा में जो है 135 डिग्री मतलब 90 इतना हो जाएगा, 35 मतलब इतना हो जाएगा, 135 मतलब 45 और मुड़ेगा, तो हमारा ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, ये मतलब 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये दक्षिणावर्त मुड़ेगा तो हमारा 135 डिग्री तो ऐसे जाएगा, ठीक है, यहाँ आ गया। उसके बाद का कहा गया है कि ये 17 मीटर चलता है, तो 17 मीटर, ये 135 डिग्री मिल के 17 मीटर चला ये, ठीक है। उसके बाद इसने फिर बामावर्त दिशा में मुड़ा है ये, तो बामावर्त दिशा में तो हम देख लेते हैं कौन सी दिशा है। तो बामावर्त दिशा में अगर हम बात करें तो इस तरफ ये मुड़ता है 45 डिग्री, तो ऐसे 45 डिग्री ये मुड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये सीधी रेखा में आ जाएगा अपना, क्योंकि ये 90 डिग्री इतना टोटल हो जाएगा, 45 डिग्री इतना ही मुड़ा है, बामावर्त मुड़ गया। तो बामावर्त मुड़कर ये कितना चलता है, 9 मीटर चलता है, ठीक है। तो 9 मीटर ये चला। उसके बाद क्या किया है इसने, 9 मीटर चलने के बाद ये फिर बाएं मुड़ता है अपने, मतलब बाएं मुड़ता है और 40 किलोमीटर चलता है, ये 40 किलोमीटर चलता है। तो अब कहा जा रहा है कि 40 मीटर चलता है, अभिषेक का मुख अब किस दिशा में है। तो देखो अब अभिषेक का मुख अब दक्षिण दिशा में हो गया, सिंपल सी बात है, ठीक है, साउथ में हो गया, तो हमारा बी वाला ऑप्शन ये सही हो जाता, सिंपल हो गया, इसमें तो कुछ और पूछा ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि कुछ राजधानियाँ और महाद्वीप हैं और सभी महाद्वीप हैं और कुछ देश हैं। तो देखो ये डायग्राम के आधार पर ये लगाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बैंकिंग में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखो क्या होता है कि कुछ राजधानियाँ महाद्वीप है, तो मान लिया यह हमारी राजधानी है, ठीक है, ये राजधानी है हमारी, ठीक है। और तो कहा गया कुछ राजधानियाँ महाद्वीप है, तो कुछ इसका कुछ पार्ट आ जाएगा इसमें, देखो तो ये महाद्वीप हो गया, ठीक है, ये हमारा महाद्वीप हो गया। अब कहा गया है कि सभी महाद्वीप देश हैं, तो जितने भी महाद्वीप हैं ये सारे के सारे हमारी कंट्री में इंक्लूड हैं, तो हमारा ये देश हो गया। उसके बाद कहा गया है कि कुछ देश द्वीप हैं, तो कुछ देश जो हैं केवल देश के बारे में बताया गया कि तो कुछ देश द्वीप हमारे हो गए। तो अब इसमें बताना है कि कौन सा इसमें निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो कुछ द्वीप महाद्वीप हैं, तो देखो कुछ जो द्वीप हैं ये महाद्वीप में कोई इसका पार्ट आ नहीं रहा है, ठीक है, वो तो केवल कुछ देश के अंतर्गत आ रहा है, तो ये हमारा पहले ही
गलत हो गया। इसका कोई स्पष्ट हमारा आंसर नहीं निकाला जा सकता, लेकिन कुछ देश महाद्वीप हैं, तो कुछ देश जो है, कुछ देश महाद्वीप, तो देश का पूरा पार्ट जो है महाद्वीप के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ तो हो सकते हैं, तो ये हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। और थर्ड वाला कि कुछ देश राजधानियां हैं, तो जो ये राजधानी है और देश हैं, तो इसमें भी ये देखो पार्ट आ रहा है, ठीक है, देश का पार्ट आ रहा है इतना वाला, तो ये भी हमारा सही हो गया, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही हो गया। कुछ देश राजधानियां हैं और कुछ द्वीप राजधानियां हैं, तो देखो राजधानी यहाँ है, द्वीप यहाँ है, तो यहाँ इसका कोई पार्ट जो है स्पष्ट तौर पे कोई नहीं इसमें आ रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। तो सेकेंड और थर्ड हमारा स्टेटमेंट सही है, तो हमारा बी वाला आंसर सही हो जाता है इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है कि हमारा एक संख्या को 14 भागों से विभाजित किया गया है जो सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इस संख्या के पहले भाग का 2 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना और तीसरे भाग का 4 गुना है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो यह दिया गया है कि एक दूसरे को 6 गुना एक और दिया गया है, ठीक है। फिर यह भी दिया गया है कि दूसरे भाग का 6 गुना, तीसरे भाग का 8 गुना और अंतिम भाग का 5 गुना बराबर है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित हमेशा सही नहीं हो सकता? इसमें कौन सा सही नहीं हो सकता ऑप्शन में दिया है, तो देखो इसमें हम पहले इसको देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा नहीं सही है। तो देखो इसमें क्या है, तो हमारा देख मिलेगा तो ए है, ठीक है। तो पहले में पैराग्राफ में कहा गया है कि पहले का 2 गुना, तो इसका 2 कर देते हैं। उसके बाद कहा गया है कि दूसरे का 3 गुना, तो बराबर है, ये सारे बराबर हैं, तो बी का हमारा 3 गुना हो गया, ठीक है। और उसके बाद है हमारा बराबर 3 का 4 गुना, आपस में बराबर हैं, तो बराबर 3 का मतलब 4 गुना है ये, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 4, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा। तो 12 को हम डिवाइड करेंगे इससे, तो इसका हम अनुपात निकालेंगे कि कितना सबके बराबर है। तो देखो 6 इसका हो जाएगा, ठीक है, और 3 है, तो 12 को इसका करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा आ जाता है इसमें 6:4:3, ठीक है। इस तरह हमारा आ जाएगा ये। उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरा दिया हुआ है, तो दूसरे में क्या करेंगे कि जैसे ये कहा गया है कि इसमें ए का जो है दूसरे में ए का 6 गुना, तो ए का हम 6 गुना करेंगे, ठीक है, बराबर करेंगे हम 8 का, मतलब तीसरे का 8 गुना, नहीं बी का 6 गुना, ठीक है, बी का 6 गुना और तीसरे का जो है सी का 8 गुना और बराबर है अंतिम का 5 गुना, तो डी का 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही क्रिया करेंगे, तो हमारा जो इसमें आएगा एलसीएम 108, मतलब 8 तियाँ 24 और 5 24 पंचे लगभग आ जाएगा, मतलब 120 आ जाएगा, ठीक है। 120 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग 30 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 6 दूनी 12 20 अनुपात, तो हमारा ए अनुपात मतलब बी अनुपात सी अनुपात डी, तो इसमें कितना आ जाएगा बराबर के, तो बराबर के आ जाएगा 6 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा हमारा, ठीक है। 6 दूनी 12, फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 120 को 8 से, तो हमारा आ जाएगा 15, ठीक है। और उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 24, ठीक है। तो इस तरह हम जो है अनुपात पूरा देख लेते हैं, तो पूरा स्पष्ट लिख लेते हैं हम अनुपात कौन कौन सा है, ठीक है। इसका हमको मार्कर चेंज करना पड़ेगा, दिखाई नहीं दे रहा है स्पष्ट ना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का हमारा कितना हो गया, हमारा निकाला था हमने 6:4:3, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो बी वाले की बी अनुपात सी अनुपात और डी, ठीक है। तो इसका हमारा कितना निकल के आया है, 20 अनुपात हमारा हो जाएगा इसमें 20, 15 और 24, ठीक है, ये निकल के आया। तो इसमें अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि 5 का ही इसमें 24, तो 5 तियाँ 15, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे हमें लग रहा है,
6 4 3, ठीक है। हाँ, अगर इसको हम 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई इसमें सभी को 5 से कर देते हैं, तो इसको क्योंकि हमको बी और सी के बराबर लाना पड़ेगा ये, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 छक्का 30 हमारा हो गया, ठीक। 30 अनुपात 5 चक्कू 20, और 20 15 हो जाएगा हमारा, ठीक है, थर्ड वाला। तो देखो हमारा बराबर हो गया। अब इसमें हमको निकालना है कि पहला भाग 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य, 6 पंचे 30, देखो हमारा जो ए वाला है, ए वाला अनुपात है, ये हमारा 6 से डिवाइड हो रहा है, तो यह हमारा सही हो गया, ठीक है। और तीसरे और चौथे भाग का योग 13 से विभाज्य हुआ, तो तीसरा चौथा कौन है, 15 है, और 24 है हमारा, ठीक है। 15 इसमें भी देखो आ गया, 20 इसमें भी आ गया, तो ये दोनों सेम है। तो 15 और 24 कितना हो गया हमारा, 39 हो गया। 13 तिया 39, ये भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 15 24 39 हो गया, ये भी 13 से डिवाइड हो रहा है। भाग तीसरा भाग 4 से विभाजित है, तो 4 से, ये देखो 15 4 से डिवाइड नहीं हो गया, तो ये वाला गलत हो गया। और अंतिम भाग में 5 से गुणनफल से विभाज्य, तो सब जो अंतिम भाग है, ठीक है, मतलब अंतिम भाग जो है हमारा, ये 5 से जो डिवाइड के, नहीं नहीं नहीं, 4 से तो तीसरा भाग बता रहे हैं, तीसरा भाग हमारा, सॉरी इसमें क्या हो गया, तो हमारा तीसरा भाग देखो यही तीसरा भाग जो है डिवाइड जो है हो जा रहा है, विभाजित हो नहीं हो पा रहा है, ये भी 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है, लेकिन अंतिम भाग और अन्य भाग का गुणनफल जो है वो विभाज्य है। तो देखो ये तो अंतिम भाग का और अन्य भाग का, जैसे 2 को जोड़ दो तो उसके बाद कह रहा है कि 5 से विभाज्य है, तो विभाज्य हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो ये भी हमारा सही हो गया। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसमें जो है ये गलत हो जाता है। तो यही हमारा जो कौन सा इसमें हमेशा सही नहीं होगा, तो ये वाला हमारा सी वाला गलत है, ठीक है, हमेशा सही नहीं हो सकता। ये नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो इसमें कहा गया है कि पश्चिमी विक्षोभ वह मौसम परिघटना है जिसका आगमन हिमालय और उत्तर पश्चिम के भागों में हिमपात और वर्षा से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ हिमालय के हिमनदों और स्थानीय परिस्थितिकी को बनाए रखने में सहायता करता है और शीतकालीन फसलों को पोषण प्रदान करता है, ठीक है। और यदि इसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून के शक्तिशाली पंच का अभाव होता है, किंतु फिर भी विशेष रूप से उत्तर भारत के भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ प्रवण जो है वो पर्वतीय क्षेत्र में विभिन्न विक्षोभ भी कभी कभी मौसमी विक्षोभ का कारण बनता है, ठीक है। तो कभी कभी मौसमी विक्षोभ का कारण बनता है। तो कौन सा इसमें सही हो सकता है ऑप्शन हमारा, तो देखो फर्स्ट है कि हिमालय जो होता है, ठीक है, हिमालय के हिमनद पश्चिमी विक्षोभ नामक परिघटना का परिणाम है। और सेकेंड है कि जो हमारा है भारत में ग्रीष्मकालीन यानी खरीफ फसलें बिल्कुल भी वर्षा सिंचित नहीं हैं। और सी है हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून पश्चिमी विक्षोभ जितना अधिक प्रबल है। और देखो जो हमारा है डी वाला ऑप्शन कि विक्षोभ के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। तो देखो हमारा इसमें जो आंसर है सकारात्मक और नकारात्मक की जो बात की जा रही है, इसमें तो दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इसमें देखो जो आपको भूस्खलन देखने को मिलेगा इसमें, ठीक है, भूस्खलन है, और ये है आकस्मिक बाढ़ है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, और उत्तर भारत में। तो ये देखो एक नकारात्मक कारण है। लेकिन जो ये शीतकालीन फसलों को पोषण प्राप्त करता है, सिंचाई के लिए उपलब्ध जल प्रोवाइड कराता है, तो ये मतलब एक सकारात्मक हो गया। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, और ये हमारे जो हैं ये सारे गलत हैं, ऐसा कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16। इसमें कहा गया कि उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। तो कौन कौन सी हैं, तो फर्स्ट है कि पश्चिमी विक्षोभ नाम इसके कारण चतुर्दिश होने वाली विनाश लीला के आधार पर रखा गया है, ठीक है। और सेकेंड है कि पूरे भारतवर्ष में भूस्खलन और आकस्मिक बाढ़ सामान्य है। तो देखो पूरे भारत में नहीं, उत्तर भारत में देखो भूस्खलन की बात की गई है और आकस्मिक बाढ़ की बात की गई है, जो ये मतलब दक्षिण भारत में, ठीक है। तो ये हमारा जो गलत है ये वाला स्टेटमेंट। और ये वाला हमारा जो ये कहा गया है कि इसका नामकरण, तो इसके नामकरण के बारे में कोई भी इस पैराग्राफ में कोई वो प्रोविज़न नहीं किया गया, इसमें कुछ भी नहीं बताया गया इसके बारे में कि इसका नामकरण क्यों रखा गया है, ठीक है। तो ये गलत है, हमारा दोनों स्टेटमेंट ये गलत है हमारे, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा इस परिच्छेद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है। तो
इसमें कौन सा है यार, 16-17 क्वेश्चन नंबर। अच्छा, तो इसी में 16-17 क्वेश्चन नंबर का जो ये बताया गया है, तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब इसका अच्छा वो वर्णन करता है, निहितार्थ है। तो फर्स्ट वाला है ऑप्शन हमारा कि इसके इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करने से पश्चिमी विक्षोभ की अनुपस्थिति भी हिमालय के हिमनदों को बनाए रखने में सहायता मिलेगी। ठीक है। सेकेंड है कि पश्चिमी विक्षोभ द्वारा अनुसरित मार्ग के साथ अधिक जल निकाय का निर्माण से इसका शक्तिशाली पंच बढ़ने में सहायता मिलेगी। तो देखो ये सहायता नहीं मिलेगी, और ये भी कुछ हिमनदों के विक्षोभ के बारे में, अनुपस्थिति को हिमनदों के बनाए रखने के में सहायता मिलेगी, तो ये भी ऐसा कोई वो नहीं कहा गया है इसमें। ठीक है। लेकिन ये सी वाला जो ऑप्शन है कि इसमें पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्यास्थ आपदा प्रत्यास्थ अवसंरचना बनाने से खराब मौसम के कारण होने वाले व्यवधानों में शमन करने की में सहायता मिलेगी। मतलब उनको जो ये आपदा आती है, अगर हम वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, आपदा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, तो वो जो आपदाएं आएंगी उनको हम टैकल कर पाएंगे। ठीक है। तो हमारा सी वाला तो बिल्कुल सही है, हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है। ये थोड़ा सा तार्किक आधार पे मतलब इसमें आंसर निकालना है। ठीक है। और डी वाला ये भी गलत है, क्योंकि फसल बीमा को शीतकालीन फसलों द्वारा विस्तारित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, बीमा फसल के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया है। ठीक है। और ये हमारा स्टेटमेंट ये भी गलत है, तो हमारा सी वाला इसमें सही हो जाता है। नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित आकृति पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि कौन सा मतलब सही है। तो इसमें देखो ये त्रिभुज दिए हुए हैं, इसकी आकृतियां हैं। तो देखो इसका सिंपल सा फंडा होता है, ट्रिक के माध्यम से अगर हम देखें तो देखो इसमें जितने भी त्रिभुज हैं इनको लिख लेते हैं इसे। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है। तो 9 को लिख के जोड़ देंगे, उतने ही त्रिभुज आएंगे। वैसे तो एक एक निकालेंगे तो उसमें कोई ना कोई छूट जाता है हमारा। तो इसकी ट्रिक बहुत अच्छी है। 1+2+3+5+6+7, ठीक, +8 और +9। तो इनको सबको जोड़ लेंगे। 9 8 17, मतलब 1 2 3, लगभग टोटल 45 आएगा। ठीक है। ये वाला सारा जोड़ लेंगे तो हम 45 आएगा। उसके बाद ये हम इधर के ऐसे ही गिन लेते हैं। तो 1 2 3 3, मतलब 3 3 3 3 6 6 आएंगे ये प्लस में, तो 45 +6। उसके बाद इधर भी 6 आएंगे हमारे। देखो इसमें गिनना है, देखो आप लोगों को 1 1 +2 +3। ठीक है। तो ये 6 वाला आएगा। इधर वाला भी ये तीन त्रिभुज जो दिए हुए हैं, तो इनको भी ऐसे गिन लेते हैं, 1 +2 +3। ठीक है। तो हमारा 6 आएगा। तो ये 45 45 6 आ गया। ठीक है। उसके बाद में हम इसमें गिनेंगे कि कितने त्रिभुज आ रहे हैं। तो देखो ये हमारे तीनों त्रिभुज हो गए, एक ये हो गया, 2 3 हो गया। ठीक है। इसी तरह इधर भी गिन लेंगे, तो 1 2 और ये वह 3 हो गया। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये एक ये वाला हो गया, ठीक, एक ये वाला हमारा हो गया। तो हमारा 6 8 ये हो गए, तो हमारा +8 हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम जब गिनेंगे तो हमारा देखो एक ये हो जाएगा, ऐसे ये वाला त्रिभुज करके हो जाएगा एक, और उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, और ठीक है, और उसके बाद यहाँ से 4 हो जाएंगे। ठीक है। 4 ये हो जाएंगे, और 4 फिर इधर हो जाएंगे, 1 2 3 4। ठीक है। तो 4 4 8 और हो जाए, मतलब 6 और, मतलब 8 ये हो गए, 6 3 इधर के हो गए, 3 इधर के, मतलब ये वाली जब को हम बताते हैं इसमें, देखो हमारे 45 हो चुके हैं, +6 हो चुके हैं, +8 हो चुके हैं ये वाले। अब उसके बाद हम इस जो है लाइन को आधार मानेंगे। उसके बाद ये वाला पूरा एक त्रिभुज मानेंगे। उसके बाद ये वाला दूसरी लाइन से पूरा त्रिभुज मानेंगे। उसके बाद ये वाला त्रिभुज मानेंगे। तो हमारे 3 इधर हो जाएंगे, और इसी आधार पर 3 इधर हो जाएंगे। ठीक है। तो ये वाले 3 3 6 ये हमारे हो जाएंगे। ठीक है। तो मतलब 45 यहाँ हो जाएंगे ऊपर वाले में। ठीक है। 45 यहाँ हो जाएंगे, 6 इस तरफ हो जाएंगे, और उसके बाद इसमें 8 आपको मिलेंगे, इसमें 6 मिलेंगे आपको, और ये वाला जो बीच वाला आधार मान के, ये दोनों मान के, तो ये 8 हो जाएंगे। तो टोटल हमारे हो जाएंगे लगभग 6 6 12, और 6 18, और 8 है कितने, मतलब 6 तियाँ 18, और 8 24, और प्लस ये 6 हमारा छूट गया, 6 6 12, 6 18, 6 चौक 24, और 8
ठीक है। तो 24 8 32 हो गया, 32 और 45 हमारा हो जाएगा 71। ठीक है, तो 71 टोटल हमारे आंसर आएंगे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए, दिए गए प्रतीकों के साथ जो ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इसमें देखो बताया गया है, तो कौन कौन सा है। देखो इसमें कहा गया है कि पी एंड जो दिया है क्यू, तो क्या है मतलब पी और एंड का अर्थ क्या है यहाँ पर कि ए पुत्र है, ठीक है, बी का, ए पुत्र है बी का, तो क्यू का ये पुत्र हो जाएगा पी। ठीक है, और इसको जो है प्लस से साइन से, मतलब पुत्र को साइन प्लस से डिनोट करते हैं, और जो फीमेल होता है उसको जो है माइनस से डिनोट करते हैं। उसके बाद है आर और एस। आर और एस की बात करें तो देखो कहाँ है यह, मतलब ये पिता है, बी ए का पिता है। ठीक है, तो हमारा क्यू का पिता हो जाएगा तुम्हारा आर। ठीक है, आर हो जाएगा ये पिता क्यू का। अब हमारा बताना है कि आर और एस का जो क्या संबंध है। तो एट द रेट है, तो एट द रेट मतलब पोती है ये इसकी, तो आर और एस की पोती मतलब इसकी बहन हो जाएगी यहाँ पे। तो हमारा पी की बहन हो जाएगी, आपको देखने को मिलेगी एस। ठीक है, ये बहन हो जाएगी। तो अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें ऑप्शन सही है। तो देखो क्यू एस का मामा है, तो क्यू एस का मामा है नहीं, वो तो फादर हो सकता है। ठीक है, फादर या मदर कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसका कोई साइन डिनोट नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया हमारा। उसके बाद कहा गया है कि पी एस की बहन नहीं है, तो पी एस की बहन है, सिंपल सा है, तो ये भी गलत हो गया। और क्यू आर का पुत्र है, तो क्यू जो है आर का तो अपोजिट बता दिया गया, तो ये भी गलत है। आर पी का दादा है। ठीक है, क्योंकि ये यह पुत्र है या पुत्री है, इसके बारे में कोई डिनोमिनेशन नहीं है, तो इसमें हम पुत्र नहीं कह सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा क्यू आर का पुत्र नहीं है, ना ही पुत्री, पता नहीं क्या है, पुत्र है या पुत्री है, इसका कोई डिनोमिनेशन नहीं अभी किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। लेकिन डी वाला हमारा सही है, आर पी का दादा है, आर जो है पी का दादा हो सकता है। ठीक है, तो आर पी का हमारा ये ग्रैंडफादर है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है हमारा 20 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें तुम्हारा दिया हुआ है सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखो पहली एक सीरीज मिलानी है, उसके बाद दूसरी मिलानी है। तो इसमें क्या करना है हमको, पैटर्न चल रहा है, देखो सी है, सी में 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 पे आ जाएगा एफ। ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5 जो होते हैं उनके जो आपको देखने को मिलेंगे, ये मतलब डिनोट किए जाते हैं 1 2 3 4 5 नंबर से। ठीक है, तो सी को 3 से और एफ को 6 से, तो इसमें +3 जोड़ेंगे। उसके बाद फिर 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, तो आई पे आता है। फिर 9 3 12 आएगा, ठीक, 12 3 15, मतलब 15 का ओ नंबर पे ये जो मिस वाला है नंबर, ये आप 15 आएगा। 15 3 18 3 21, मतलब हमारी सीरीज सही चल रही है। अगर ऑप्शन में देखें तो देखो ओ किस में आ रहा है, तो देखो एक ही में ओ आ रहा है, तो हमारा ऐसे ही आंसर ए सही हो सकता है। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है यहाँ से, तो हम लोग इसको इस सीरीज को देखेंगे, नंबर वाली सीरीज को। उसके बाद क्योंकि हमें सरल आंसर निकालना होता है कि हम जल्दी कैसे आंसर प्राप्त करें। ठीक है, तो इस तरह से हम आंसर निकाल लेंगे अपना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 21। इसमें कहा गया है कि 3 जर्मन नागरिक ए बी सी एक दूसरे से संबंधित हैं। ए जो एक महिला है, बी सी की कुछ है। ठीक है, बी यानी बी और सी की कुछ है, बी सी की कुछ है। ठीक है, बी सी की कुछ है, लेकिन शब्द कुछ द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। संबंध निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो बहन, ठीक है, और माँ, भतीजी और भाई। तो देखो ये देखो बहन मतलब महिला है, तो महिला को महिला से ही संबंधित हो सकती है, भाई तो हो ही नहीं सकता इसमें। ठीक है, क्योंकि कुछ संबंधित है। भतीजी, देखो भतीजी एक मतलब नीचे एक दूसरी पीढ़ी में आ गई, तो ये भी नहीं हो सकता, वो उसी पीढ़ी की बात कर रहा होगा, क्योंकि कुछ है बताया है। माँ, माँ भी दूसरी पीढ़ी की है, तो इनमें मतलब बहन होने के चांसेस इसमें प्रोबेबिलिटी अधिक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 22। इसमें कहा गया है कि श्री सुरेश 5 मीटर इंटू 4 मीटर की कॉफ़ी शॉप में एक मालिक है। ठीक है, वो दुकान में आयताकार फर्श पर भूरे रंग की वर्गाकार टाइलें लगवाने की योजना बनाते हैं। ठीक है, टाइल की जो प्रत्येक भुजा है 20 सेंटीमीटर की है, और टाइल के प्रत्येक टुकड़े का जो लागत है वो 40 रुपये है। तो देखो इसका देख लेते हैं क्षेत्रफल कितना है, कितने एरिया में हमको लगाना है। तो हमारा 5 चक्कू 20, ठीक है, 5 इंटू 4 मतलब हो जाएगा हमारा 5 चक्कू 20 वर्ग मीटर जो है, 20 वर्ग मीटर वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलेगा कि इनको लगवाना है। ठीक है, टाइल।
अब इसका क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल देख लेते हैं किसका है और उसको डिवाइड कर देंगे। तो टाइल का क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 आएगा, 0.2 इंटू 0.2। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर से जो है 2 जीरो हमको लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब 2 दूनी 4, तो 2 से 2 कट गया, 1000 बचा, मतलब 2 दूनी 4। और फिर उसके बाद जो हम करेंगे 2 से और करेंगे तो इसका आ जाएगा 5, 5 चक्कू 20। ठीक है, तो 400 आ गया, 4 4, अरे सॉरी 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 सॉरी, गड़बड़ हो गया हमसे दिक्कत होगी। तो 5 चक्कू 20 वर्ग मीटर निकला। ठीक है, 20 तो हमारा एरिया है 20 वर्ग मीटर। अब उसमें कितना लगाना है हमको टाइल, तो हमारा टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो टाइल का क्षेत्रफल 0.2 इंटू 0.2, ठीक है, ये वर्ग मीटर आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसके जो पॉइंट हटाएंगे नीचे से, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे ऊपर, 2 दूनी 4 होता है, तो 4 से काटेंगे तो 4 पंचे 20। ठीक है, 500 टाइल की हमारी जो है आ गई कि हमको 500 टाइल चाहिए, जो 5 इंटू 4 की कॉफ़ी शॉप है। ठीक है, उसमें जो 20 वर्ग मीटर है हमारा क्षेत्रफल उसमें। तो अब एक टाइल की मात्रा कितनी है, 40 रुपये। तो 40 से इसको डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 40 से अगर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब हमको 20,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इतने मतलब टाइल लगाने के लिए। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 23rd, इसमें कहा गया है कि एक फर्म के नैदानिक उपयोग उत्पादन में उपयोग विशेषज्ञता प्राप्त है। ठीक है, उस उत्पाद की विनिर्माण लागत 80 रुपये प्रति यूनिट है। ठीक है, फर्म प्रति माह 1200 रुपये की ऐसी इकाई का विक्रय करती है कि कुछ अनुसंधान और विकास के बाद उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार हो और बिक्री में 2100 यूनिट की प्रति माह हो गई है। मतलब बिक्री अब जो है, पहले जो यूनिट की होती थी वो 1200 इकाइयों की होती थी, अब जो है 2100 की होने लगी है। ठीक है, बेहतर उत्पादन और विनिर्माण लागत में भी 10% की वृद्धि आई है। तो बेहतर उत्पाद का विक्रय 100 रुपये कर दिया गया है प्रति यूनिट। ठीक है, तो उत्पाद के पश्चात लॉन्च फर्म में मासिक लाभ में कितनी वृद्धि हुई है। तो देखो इसमें आपको देखने को मिलेगा मासिक फर्म में, तो देखो पहले कितना होता था, 80 रुपये की लागत आती थी, 1200 यूनिट होती थी। तो हमारा 80 और 1200 का कितना हो गया, 12 96,000 रुपये। ठीक है, 96,000 रुपये हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब हमको उसमें बढ़ाना हुआ तो हमारा इसमें प्रॉफिट कितना आएगा, क्योंकि इतना था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि एक जो 1200 में 100 रुपये की यूनिट कर दी, तो 1,20,000 हो गया। तो 1,20,000 जब हो गया, जब 100 रुपये यूनिट के प्रति यूनिट का कर दें तो मतलब कितना हो गया है हमारा, 1,20,000 हो गया। 1,20,000 होने पे हमको क्या करना, घटाएंगे तो हमारा ये 24,000 प्रॉफिट निकल के आता है अभी इस समय। अगर हम 100 रुपये बढ़ा देते और लागत ना बढ़ी होती तो 24,000 रुपये हमको प्रॉफिट मिलता। लेकिन अब लागत भी बढ़ी है तो उसको भी हमको घटाना पड़ेगा। तो वहाँ से देखते हैं कितना होता है। तो हमारा देखो इसमें 2100 रुपये का दो आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कितना प्रॉफिट 80 रुपये का था, 10% की लागत बढ़ गई तो ये मतलब 88 रुपये हो गया। ठीक है, तो 88 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2100 यूनिट से। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा, 1,84,000 रुपया, 1,84,400 रुपया हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि जो पहले की यूनिट हुआ करती थी 100 और 110 वाली। ठीक है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो 21 जो पहले थी 2100 और 100 रुपये की जो हुआ करती थी, तो उसको जोड़ेंगे हम। 2100 और इंटू 2100 और इंटू 100 की जो यूनिट का हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, लागत इतनी आई। ठीक है, 1,84,000 और इसकी प्रॉफिट जो कमा रहे हैं तो हमारा हो जाएगा 21 का, हमारा हो जाएगा 2,10,000। ठीक है, 2,10,000 रुपये। तो 2,10,000 होने के बाद जब हम इसके घटाएंगे तो लगभग आ रहा है 25,000, 25,100 रुपये, 200 रुपये। ठीक है, मतलब 25,000, हाँ 25,200 रुपये हमारा आ रहा है। 8 दूनी 16, ठीक है, 25,200 रुपये हमारा आ रहा है।
अब हमारा प्रॉफिट कितना था, पहले निकला था हमारा 24,000 प्रॉफिट निकल के आ रहा था, जो वैसे ही था, हम सेम बेच रहे थे। अब निकल के आ रहा है 25,200 रुपये। तो 25,200 में अब घटा देते हैं कि कितना हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो देखो हमारा 1,200 रुपये ये प्रॉफिट हमारा हो जाएगा, ठीक है इसमें। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें परिच्छेद दिया हुआ है, इसमें फिर से बताना है कि आंसर कौन सा होगा। तो इसमें परिच्छेद दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि क्या कभी जो इसमें देखने को मिला, क्या कभी कभी किसी देश का भोजन देखना या देखा या खाया है, जैसे कि सूखा स्किन्ड या तेल तले हुए झींगुर होते हैं। ऐसे आहार की अजीब हेय मान्य है और स्वतः जाति उत्कृष्टता में विश्वास का एक उदाहरण है। यह आप अपने स्वयं के मापदंडों और मूल्यों और मान्यताओं के आधार पर अन्य देशों के भोजन की आलोचना कर रहे हैं, उनके संबंध में पूर्ण धारणाएं बना रहे हैं, ठीक है। यह आलोचना सूखा स्किन्ड दुर्गंधमय होता है और लोगों को कीड़े मकोड़े नहीं खाने चाहिए, उन समाज में स्व जाति उत्कृष्टता में विश्वास के उदाहरण जिनमें लोग सूखे स्किन्ड या कीड़े मकोड़े नहीं खा सकते हैं, आपके समूह से अलग समूह की संस्कृति प्रथाओं की आलोचना करने के लिए हम संस्कृत सापेक्ष दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें जो कहा गया है, तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला जो कहा गया है कि ये गलत अवधारणा के बारे में जो बात की जा रही है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो आपको देखने को मिलेगा, जो ये क्या सही है क्या गलत है, इस संबंध में हमारे मापदंडों के आधार पर किसी संस्कृति की आलोचना करना ये गलत है, क्योंकि उनकी संस्कृति में क्या हो रहा है इसके बारे में ये मतलब नहीं बताता है, ठीक है। और किसी के प्रकार के अन्य संस्कृतियों की प्रथाओं को सहन करना, भले ही आप उन्हें पसंद करते हो या ना करते हो, ठीक है। तो ये भी इसमें कुछ ऐसा ही पैराग्राफ में नहीं बताया गया है। और थर्ड है कि सी अन्य समूहों की संस्कृत प्रथाओं को उनके अपने संस्कृत संदर्भ में सहानुभूति समझना। तो ये तो दिया हुआ है कि दूसरे की आलोचना करना और मतलब उनके अपने सापेक्ष ना समझना, तो ये गलत बात है। तो ये तो हमारा इनडायरेक्टली आंसर निकल रहा है, लेकिन और सारे गलत हैं ये हमारे, ठीक है। लाभों के आधार पर सहमत होना, ये मतलब ये भी हमारा गलत है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा परिच्छेद नंबर 2 है, इसमें कहा गया कि प्रत्येक भारतीय के मन में सदैव एक धारणा रहती है, चाहे इसे स्वीकार करें या ना करें, कि सगाई होने के बाद परिवार की बेटी, जिसे बेहतर तरीके से पिता के बोझ के रूप में माना जाता है, पति को अधिक कीमत पर सौंप दिया जाता है, पति को बहुत अधिक कीमत पर सौंप दी जाती है, ठीक है। दहेज या दूल्हे की कीमत वर्ग संस्था के निरपेक्ष इतनी ज़्यादा ऊंची है कि विवाह के दौरान किए गए ऋण को चुकाने के लिए कई पीढ़ियों को कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त दृढ़ विश्वास है कि केवल पुत्र ही जो अंतिम संस्कार कर सकता है। वंश और उत्तराधिकार पुरुष के माध्यम से चलता है। बेटे वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल करेंगे और पुरुष आय अर्जक होते हैं, न केवल इन्हें आग में घी डालना है, ठीक है, जिसमें बेटियां जलती हैं। तो बताना है कि कौन सा इस परिच्छेद के संदर्भ में आंसर सही है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिच्छेद सही आंसर निकाला जा सकता है। तो फर्स्ट है कि केवल पुरुषों को पिता पर बोझ नहीं माना जाता है, क्योंकि उनको दहेज का कोई भुगतान जुड़ा नहीं होता है। तो केवल पुरुषों को इसका नहीं माना जा सकता, ऐसा इसमें कुछ नहीं कहा गया है। इसमें बेटियों को बोझ मानने की बात की गई है पैराग्राफ में, ठीक है। तो ये हमारा गलत है। और सेकेंड में पुरुषों के पक्ष में पक्षपाती विभिन्न संस्कृत प्रथाओं के ने समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति को जन्म दिया है। तो ये जो कहा गया है कि निम्न स्थिति को जन्म दिया है, इसके बारे में तो देखो ये वाला तो हमारा स्टेटमेंट इसमें जो है सही हो जाता है, क्योंकि इसमें दयनीय स्थिति बताई ही गई है, इसमें उनको बोझ बताया गया है, निम्न स्थिति बताई गई है, मतलब कोई अधिकार नहीं है, उनके उत्तराधिकार नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। थर्ड है कि थर्ड वाला है हमारा कि सती या आग में जलने वाली महिलाओं की प्रथा अभी भी समाज में नहीं, सती प्रथा के बारे में नहीं बताया गया। ये तो मतलब जलने की बात जो की गई है इसमें वो मतलब जो हमारा सापेक्षवाद मतलब जो जलने की बात की गई है, तो इसमें जो वृद्धावस्था में माता पिता की देखभाल और पुरुषों को आर्यजनक जो अर्जक होते हैं, न केवल उसके आग में घी डालने का काम करते हैं, तो ये सही नहीं है इसमें, ठीक है।
तो हमारा जो है इसमें सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को। और इसमें गाइज बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं जो कोई चीज़ समझाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप लोगों को समझ में ना आए तब तक जो है मैं उसको बताऊँ, लेकिन क्या करें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो बताओ, अब 25 क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाए हैं, 1 घंटा हो गया। तो गाइज अगर आप लोगों को चाहिए तो बताइए, मैं डालूं, अगर नहीं चाहिए तो, क्योंकि मैं देखो ऐसा पढ़ाता हूं कि जब तक समझ में हमें जब सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होता हूँ किसी चीज़ से। तो आप लोग बताइए कि अब आगे डालना है या इसको नहीं डालना है, क्योंकि मैं ऐसा ही पढ़ाता हूँ। मैं जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, तो आप लोग बताइए, अगर चाहिए हो तो बताइए, वरना बताएं कि मैं जीएस का ही अपना कंटिन्यू करूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप लोगों को भी लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो अगर आप लोगों को चाहिए, और अगर वो नहीं चाहिए हो, तो आप लोग अपने पास से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मैं अब जीएस का ही अपना कंटिन्यू करूँ। ठीक है, तो जैसा भी हो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलाना है इस सीरीज को या नहीं चलाना है, सीसेट वाली, इसे बंद करना है। ठीक है, तो हम उसी आधार पर करेंगे। तो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, आगे से मुझे भी लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इन चीज़ों में समझाने में आपको, तो मैं ये आगे सीरीज नहीं करना चाह रहा हूँ अब। ठीक है, और अगर आप लोगों की डिमांड होगी, आप लोगों को अगर ऐसा लेक्चर पसंद आ रहा है तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है, क्योंकि टाइम लगेगा इसमें, इन चीज़ों में टाइम लगता है, क्योंकि चीज़ें जब तक समझ में नहीं आती तब तक मज़ा नहीं आता मुझे पढ़ाने में। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं इसके लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।